हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका की पाठशाला। तो आज हम इंग्लिश का कोई पोएम करेंगे जिसका नाम है दैट टाइम ऑफ ईयर थो मिस्ट इन मी बिहोल्ड, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। अब इसके बारे में हमें एक इंग्लिश में बीबीएसएम थर्ड में है इंग्लिश में। अब एक एक करके हम पूरा विलियम शेक्सपियर के बारे में भी पढ़ेंगे, एक एक स्टेंजा को भी पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें विलियम शेक्सपियर के बारे में पहले लिखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता होना चाहिए आपको कोई कौन है विलियम शेक्सपियर। तो उसके बारे में सिंपल लिखना है कि विलियम शेक्सपियर जो है 1564 से 1616 तक थे। अब बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोएट थे और ड्रामेस्टिक पोएम लिखते थे इंग्लिश में लिटरेचर में, और जिनको ही इज़ नोन एज अ बार्ड ऑफ अवान भी उनको बोला जाता था। और वो बहुत ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए थे? अपनी ब्यूटीफुल सोनेट्स के लिए और पावरफुल प्लेस के लिए। तो अपनी इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थे। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसके लिए सोनेट्स वगैरह, क्योंकि ये जो पोएम है ये भी एक तरह का 73 सोनेट ही है। इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखी थी, जिसमें कि ये जो पोएम है 73 सोनेट में से है। तो 73 सोनेट नंबर पे आती है ये। तो उसी का एक पार्ट है उन 154 सोनेट्स में से। अब उनका काम जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सल थीम्स के बेसिस पर होता है, जैसे कि लव, टाइम, ब्यूटी, एजिंग एंड ह्यूमन इमोशंस के बारे में ज़्यादातर बताते हैं वो। तो शेक्सपियर ने जी ने 154 पोएट्स जो थी वो रॉट की थी। 154 सोनेट्स लिखी थी उन्होंने, जिस जो कि है उसमें से एक है दैट टाइम ऑफ ईयर थो, जो हमारे पोएम का ही नाम है, और बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग में से एक वो भी है। In this poem, he reflects on the passage of time and compares his aging to the seasons of the year. इस पोएम में उन्होंने अपने आप को एक टाइम से और एक सीजन से अपने आप को कंपेयर करके बताया है, अपनी एज वगैरह को बताया है, अपने लव्ड वंस को बताया है कि उनकी भी धीरे धीरे एज हो रही है। तो उसके बारे में वो बताते हैं। शेक्सपियर लैंग्वेज इज रिच इन इमेजिनरी एंड डीप मीनिंग विच मेक्स हिज पोएट्री टाइमलेस एंड एडमायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो शेक्सपियर जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो इतनी प्यारी होती है, इतनी इमेजिनरी होती है कि कोई भी अगर इस सोनेट को पढ़ेगा वो उस चीज़ को समझ सकता है, उस पोएम को ईजिली समझ सकता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो अपने वो किस तरह अपने इमोशंस को बता रही हैं। पूरा एक डीप मीनिंग होता है उनकी पोएम्स में। तो टाइमलेस, और ये अभी भी इन पोएम को याद किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनको अभी भी बहुत ये मतलब एक फेमस सोनेट है 73 सोनेट, इसको अभी भी लोग रीड करते हैं, याद करते हैं विलियम शेक्सपियर को। तो ये लिखना आपको, ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन में जब भी कोई भी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ये लिखना ही लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ ही इन्हीं विलियम शेक्सपियर के बारे में होगा, और ये डिस्क्राइब करना है कि वो पोएम में बताना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टेंजा 1, जो कि बताया हुआ है दिस टाइम ऑफ ईयर थो मिस्ट इन मी बिहोल्ड। तो इसमें हम वो बताना क्या चाह रहे हैं? तो इसमें वो कहते हैं कि आप साल का वो समय, वो टाइम, मिस्ट का मतलब होता है देख सकते हो, या वो समय, थो मतलब आप, यू मतलब कि, बिहोल्ड का मतलब होता है टू सी। तो इस लाइन का प्रॉपर मीनिंग ये है कि साल का वो समय, थो मतलब तुम मुझ में देख सकते हो। सेकेंड लाइन का मतलब है जब, व्हेन, जब येलो लीव्स ऑटम सीजन को डिस्क्राइब करता है, जबकि जो लीव्स जो होते हैं, जो पेड़ों पर लीव्स ग्रीन होते हैं वो सूख चुके होते हैं और वो येलो हो जाते हैं। उस ऑटम सीजन को डिस्क्राइब करके बोलते हैं कि जब येलो लीव्स हो चुके होते हैं, कई पेड़ों पे नन यानी कि होते ही नहीं है, कईयों में बहुत कम होते हैं, डू हैंग मतलब कि जो लटके हुए होते हैं पेड़ों पे, वो येलो लीव्स की तरह हो जाऊंगा। मतलब कि थर्ड लाइन में ये बोल रहे हैं अपॉन दोज बफ्स
विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड। बफ्स यानी कि ब्रांचेस, उस ट्रीज की ब्रांचेस पे जो येलो लीव्स जो लटके हुए होते हैं, कईयों में तो होते ही नहीं है, कईयों में बहुत कम होते हैं, और अगर वो बहुत कम फ्यू लीव्स होते हैं उस पेड़ पे, ठंड की वजह से वो शेक कपकपाने लग जाते हैं ठंड की वजह से। अब लिखा है बेयर ruined chores where late the sweet birds sang। बेयर का मतलब होता है लीफलेस। बेयर का मतलब होता है लीफलेस यानी कि वो पेड़ जिसके पास एक भी लीफ ना हो, येलो लीव्स। रुइंड मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका हो पूरा का पूरा, मतलब जिसके पास एक भी लीफ ना हो चुका हो, जैसे बंजर पूरा हो जाता है ना, खाली पूरा, वैसा हो चुका हो। चॉइस का मतलब होता है कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ सिंगर्स बैठ के या खड़े होके वहां पर गाया करते थे, उसे चॉइस बोलते थे। तो यहाँ पे इनका चॉइस का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो पेड़ था जिसपे एक भी लीव्स नहीं था, वहां पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिंगर्स यानी कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो है वहां पर गाया करती थी। वेयर द लेट द स्वीट बर्ड्स सैंग, जहां पर स्वीट बर्ड जो हैं अपना एक अच्छा सा गाना गाया करती थी, अब वो भी यहाँ से जा चुकी हैं। वो अब साउथ की तरफ जा चुकी हैं ठंड की वजह से, और वो अपने साथ साथ अपना एक स्वीट सा जो उनका प्यारा सा म्यूजिक होता था जो यहाँ पे हमेशा जब भी मैं आता था सुनने को मिलता था, और वो भी अपने साथ वहां पर ले जा चुकी हैं। तो वो ये कहते हैं इस स्टैंजा में, उन्होंने सिंपल सा ये बोला है कि तुम मेरे में वो साल का वो समय देख सकते हो जब ट्रीज पे जो येलो लीव्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है, लटके हुए होते हैं। तो वो ब्रांचेस पे जब होते हैं दो या तीन जितने भी लीव्स होते हैं, वो ठंड की वजह से कपकपाते हैं, और कईयों में तो होते ही नहीं है, जिस जो कि ये शो करता है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, एक चॉयर्स की तरह होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ जो बर्ड्स हैं वो गाया करती थी, अब वो भी नहीं है, वो साउथ की तरफ जा चुकी हैं। तो इस स्टैंजा में सिंपल यही बताया। नेक्स्ट, अगला है स्टैंजा 2, जिसमें बोला है इन मीथो सीज्ड द ट्विलाइट ऑफ सच डे। ट्विलाइट का मतलब होता है इवनिंग का टाइम, जब सूरज ढल रहा होता है, शाम का समय, इवनिंग, तो उसको बताया हुआ है। उन्होंने बोला अब तुम मुझ में वो समय देख सकते हो, वो डे का समय देख सकते हो ट्विलाइट का, जब जो सूरज है वो धीरे धीरे ढल रहा होता है, मतलब सनसेट हो रहा होता है। एज आफ्टर सनसेट फेड इन द वेस्ट, जब उसके धीरे धीरे बाद जो सन है वो वेस्ट की तरफ ढल रहा होता है, उस समय को तुम मुझ में देख सकते हो। जिसके बाद विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डोथ टुक अवे, जिसके बाद धीरे धीरे काली रात होने लग जाती है, अपने अंदर जितनी भी रोशनी थी इवनिंग की, जो सूरज की थोड़ी बहुत भी रोशनी थी वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लग जाता है, अपने अंदर उसको लेने लग जाता है। तो इस नाइट को एक डेथ सेकंड सेल्फ भी बोला गया है, यानी कि एक तरह के ये भी एक डेथ रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। जब हम नाइट को हम सोते हैं, वो एक टेम्परेरी स्लीप होती है, हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, हमें नहीं पता होता हम क्या हो रहा है क्या नहीं। उसी तरह जब हम डेथ हो चुकी होती है, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं या कुछ, तो एक तरह की नाइट को एक टेम्परेरी स्लीप बोलते हैं, और वो एक सेकंड सेल्फ है डेथ का, जो कि अपने अंदर सब कुछ ले जाता है, सब कुछ अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, सेम एज़ इट इज़। ये बहुत ईज़ी है, सिंपल, इसमें इवनिंग से कंपेयर करके बोला गया है कि तुम साल का वो समय उस दिन को देख सकते हो, इवनिंग के टाइम को, जब धीरे-धीरे सूरज जो है ढल रहा होता है, उसके बाद धीरे-धीरे काली रात होने लग जाती है और वो अपने अंदर सारी की सारी रोशनी होती है, वो अपने अंदर ले लेती है। ये एक तरह का एक डेकन सेकंड सेल्फ है, जो कि एक डेथ को रिप्रेज़ेंट करता है। उसके बाद है स्टैन्ज़ा थर्ड, इसमें उनकी बोला है कि इन मीथो सीज द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, यहाँ पे ग्लोइंग है, ग्लोइंग, यहाँ पे ग्लोइंग है, ग्रोइंग नहीं है। इन मीथो सीज द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, मतलब कि इस लाइन में बोल रहे हैं कि तुम मुझ में वो समय, वो एक रोशनी देख सकते हो फायर की, वो रोशनी देख सकते हो फायर की, जो कि दैट ऑन द एशेज ऑफ हिज यूथ डोथ लाई, जो कि अपने ही यूथ की एशेस पे खड़ा हुआ हो। जैसे कि अगर हम आग लगाते हैं, एक वुड को आग लगाई, अब जैसे जैसे वो नीचे का हिस्सा जो बहुत
जल रहा होगा वो धीरे धीरे एक ऐश बन जाएगा, और ऊपर की थोड़ी बहुत जो फायर रह जाती है ना, वो ही एक शो करता है कि वो ही अपने एशेस के ऊपर अपने आप को ही धीरे धीरे वो खा रहा है, वो ही अपने एशेस के ऊपर ग्लो कर रहा है, वो फायर थोड़ी बहुत जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये आगे बोला हुआ एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर। वो एक तरह का उस डेथ बेड पर है जो धीरे धीरे अपने आप को ही मार रही है। जैसे कि अगर हम कोई भी फ्यूल वगैरह से हम आग लगाते हैं, वो उसी फ्यूल की वजह से जब आग लगती है वो धीरे धीरे उसी फ्यूल को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, अपने आप को ही मार देता है वहीं पर ही जहाँ पर उसने अपने आप को एक बहुत ज़्यादा फायर, बहुत ज़्यादा आग जहाँ पर थी ज़्यादा, वहीं पर वो धीरे धीरे कम होकर अपने आप को ही मार लेती है। कंज्यूम्ड विद दैट, कंज्यूम्ड विद दैट वट इट वॉज नरिश्ड बाय। उस फ्यूल ने उसको नरिश किया, उसको एक ताकत दी कि वो आग जल पाए। वो धीरे धीरे उसी फ्यूल को अपने अंदर ले लेता है, उसी को कंज्यूम्ड कर लेता है और उसी की वजह से उसको मार भी देता है, उसके अंदर कंज्यूम कर लेता है उसको अपने अंदर और मार देता है। देखिए एक रिप्रेजेंट करता है, इस स्टैंजा ये शो करता है कि मैं भी इसी फायर की तरह हूँ, जो मैं उसी लाइफ में हूँ। जब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैंने अपने पैशन को मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फायर थी, बहुत ज़्यादा मैं पैशनेट था अपने काम को लेकर, एनर्जी बहुत थी। मतलब इसी लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में। अब यही लाइफ में मैं एक दिन मर जाऊँगा। मेरी जो एनर्जी जो मैं पहले यूज़ करता था बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती थी, बहुत ज़्यादा मैं काम कर सकता था। अब वही एनर्जी जिससे मुझे मैं कंज़्यूम करता था, अब वो धीरे-धीरे कम हो रही है और धीरे-धीरे वो मुझे मार देगी। तो ये स्टैंज़ा में उन्होंने सिंपल यही रिप्रेज़ेंट किया है। लास्ट कपलेट है ये, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है दिस थॉट persists which makes the love more strong to love that well which thou must leave along। थो यानी कि यू, persist मतलब absorb या understand, थाई मतलब कि योर, मतलब कि फर्स्ट लाइन में वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि तुम अब ये बात समझो, प्रिसिस्ट मतलब समझो, अंडरस्टैंड। तुम ये बात को समझो कि धीरे धीरे मैं भी अपने एक आखिरी स्टेज पर हूँ। अब अपने मेरे लिए वो अपने प्यार को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, ये बात को समझकर कि मैं धीरे धीरे मर जाऊंगा एक दिन, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम वो बात को समझकर मुझे और भी ज़्यादा प्यार अपना मेरे लिए स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट लाइन है टू लव दैट वेल विच थो मस्ट लीव अर लॉन्ग। मतलब कि वो उस पर्सन को बोल रहा है और उसको बोल रहा है कि अब तुम मुझे और भी ज़्यादा प्यार करो, इससे पहले मैं तुमसे पहले मैं चले जाऊं। अर लॉन्ग मतलब अर का मतलब है बिफोर, लॉन्ग या सून, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा इस जिंदगी को छोड़कर, इससे पहले मैं जाऊं तुम मुझे अपना बहुत ज़्यादा प्यार दो, मुझे अपना बहुत ज़्यादा प्यार दो और इस बात को समझकर मेरे मेरे लिए अपना प्यार और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। तो इस दो कपलेट मतलब इस दो लाइंस में यही बोला गया है कि, और वो ये होप कर रहा है शेक्सपियर कि जब भी उनकी डेथ हो जाएगी, उनका जो वो फ्रेंड है जिसको वो इसमें बोल रहे हैं, वो उनकी एज इनसे छोटी है और उनको ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम मेरे लिए अपना प्यार हमेशा रखना, अपना स्ट्रॉन्ग रखना और मुझे हमेशा प्यार करते रहना। अब तक मैं ज़िंदा हूँ, मुझे अभी भी प्यार दो, अपना बहुत ज़्यादा प्यार स्ट्रॉन्ग रखो। और वो ये होप करते हैं कि वो जो उसका फ्रेंड है वो अगर मैं चला भी जाऊँ तब भी वो मुझे ऐसे ही प्यार करता रहेगा। तो बस इसमें उन्होंने यही बोला है, और लास्ट बस यही था। 4 ही थे जिसमें कि 3 स्टैन्ज़ा थे और 1 कपलेट था लास्ट वाला। और सिंपल इसमें यही बोला कि उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया। पहले स्टैन्ज़ा में उन्होंने बोला कि तुम मुझ में वो साल का वो टाइम, वो सीज़न देख सकते हो जिसमें ऑटम सीज़न के बारे में रिप्रेजेंट किया है, येलो लीव्स के बारे में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें कि बर्ड्स वगैरह के बारे में बताया है। सेकंड में उन्होंने ट्विलाइट, इवनिंग का समय को अपने आप से कंपेयर करके बताया है। नाइट और डेथ के बारे में बताया है। थर्ड में उन्होंने बोला कि मैं उस फायर की तरह हूँ। और फोर्थ कपलेट में उन्होंने बोला अपने फ्रेंड को ये एडमिट करके कह रहे हैं कि तुम मुझे और भी ज़्यादा प्यार दो,
बस इतना ही था आज के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट पे मुझे बताना कि और कौन कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो। अगर समझ आ रहा है तब भी मुझे बताना, नहीं समझ आ रहा कोई भी लाइन वगैरह कुछ भी, तब भी मुझे बताना, ताकि मुझे फीडबैक अच्छा मिल पाए और अपने आप इम्प्रूव कर पाऊँ। तो थैंक यू।